हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 30 सितंबर को बीपीएससी 69 बीपीएससी का एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, और उसी के संदर्भ में हम कल वीडियो नहीं बना पाए। थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू था, डॉक्टर के पास गए थे, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया और मैं आज आपको वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ। एनीवे, हम लोग ज्यादा लाल लपेटा किए बिना तुरंत पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का नेचर कैसा है, कितना कट ऑफ जाएगा, किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आया है, हम सब के बारे में एनालिसिस आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। हमारे क्लास में हमने बच्चों को कैबिनेट मिशन के बारे में बहुत डिटेल से समझाया था, और इस डिटेल से समझाने में हमने साथ कहा था 3 सदस्य थे। कौन? एक थे पी लॉरेंस, दूसरे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे। और बाकी के हम क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सदस्य नहीं थे। याद करिएगा, जे एंड्रयूज नहीं थे इसके सदस्य। क्लियर है? और आपको समझना पड़ेगा कि कैबिनेट मिशन आया कब है। 24 मार्च 1946 ईस्वी को। 24 मार्च कैबिनेट मिशन आया है, 24 मार्च 1946 को। क्लियर है? इसको ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। मिलाते चलिएगा आप लोग, दूसरा क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ये विचार किसका है? आपको मालूम होगा कि ये इस क्वेश्चन को बढ़िया से पहले पढ़िए। ये क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में है, और ये जो विचार है सुरक्षा बल सेफ्टी बल का सिद्धांत, ये दिया है लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। 1857 के जो विफलता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। आपको मालूम होना चाहिए कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सरदार पटेल ने किया था। क्लियर है? इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलिए 3 नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? इसको देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। 1857 का विद्रोह जब मैं पढ़ाता हूं तो सिर्फ ये नहीं पढ़ाता हूं कि हाँ उसका कारण क्या था, उसका कब कब क्या क्या घटना हुआ, बल्कि उनमें से जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है उसको फोकस करना पड़ेगा आपको। तो 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, इसको गौर से पढ़िए पहले। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता बिल्कुल थी भैया, सैन्य श्रेष्ठता। उसके पास आधुनिक हथियार थे। हम लोग किससे लड़ रहे थे? भाला गरासा से। क्या वैल्यू है उसका? ठीक है। दूसरा, सिपाहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। सब आदमी बिखरे हुए थे, जो जहां है वहां लड़ रहे हैं। दिल्ली में कोई और लड़ रहा है, झांसी में कोई और लड़ रही है ना। तो एक सुनियोजित प्लानिंग का अभाव था हमारे पास। तीसरा, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, बिल्कुल था। जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था भारत में, जो मैकाले ने व्यवस्था को स्थापित किया, वो वर्ग तो ज्यादातर वर्ग ऐसा था जो 1857 के विद्रोह का साथ नहीं दिया था। और आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जो 1857 के विद्रोह में सैनिकों का साथ नहीं दिया था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। क्लियर है? चलिए फिर हम देखते हैं
अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का वह रसोइया, बराबर क्वेश्चन पूछा है इस बार। अगर आप ध्यान दीजिएगा, विधानसभा का जो बहस चल रही थी उसमें तेजस्वी यादव ने ये बात की चर्चा भी की थी। हमें आंख और कान दोनों को एक्टिव रखना पड़ेगा, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। इसकी चर्चा तेजस्वी यादव ने विधानसभा पटना में ये बात उन्होंने कहा भी था। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, ये है बटक मियां। बहुत फेमस क्वेश्चन है। विशेषकर चंपारण, पश्चिमी चंपारण वाले जो लोग होंगे वो गौर करेंगे कि जब आप मोतिहारी स्टेशन से बाहर निकलेंगे उनके नाम का एक द्वार भी है ना, बटक मियां के नाम से। तो इसको गौर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अपने क्लास में बकास्म भूमि इत्यादि भूमि के, बिहार में भूमि के 3 प्रणाली थे, तीनों प्रणाली भूमि को मैंने पढ़ाया भी था। मेरा छात्र ये गलती नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो वो उसकी अपनी मानसिक भूल होगी। पहली बात देखिए, ये क्वेश्चन है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्म आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अब बकास्म आंदोलन जो भी लड़का है पीर अली मारा है, बहुत बड़ा गलती किया है। पीर अली जो है पटना में एक पुस्तक विक्रेता था, है ना, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में एक्टिव था, इसलिए पीर अली का मतलब ही नहीं है स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका उत्तर होगा। क्लियर है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके बाद 6ठे नंबर पे आते हैं हम लोग। छठा नंबर हो गया। 7वां नंबर पे आते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, बताइए होम रूल आंदोलन कब हुआ है? ये क्रोनोलॉजी बैठाना है आपको। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ है ना। होम रूल आंदोलन 2 था, एक एनी बेसेंट का आंदोलन और एक तिलक का आंदोलन। एनी बेसेंट का आंदोलन पूरे भारत में फैला था, तिलक का आंदोलन महाराष्ट्र और इसके इलाके में फैला था। इसके बाद सूरत विभाजन 1907 में हुआ है। कौन नहीं जानता है इसको? सूरत विभाजन में कांग्रेस के अंदर पहला विभाजन हुआ है। इस मैटर को लेकर 1905 का जो आंदोलन है, किसका? स्वदेशी आंदोलन, उसको कैसे चलाया जाए और किस मुद्दे पर चलाया जाए, इसको लेकर खेरा आंदोलन 1918 में चंपारण के बाद हुआ। आपको मालूम है खेरा अहमदाबाद गुजरात का जिला था। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ है। इसी मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव का बहुत स्पष्ट नजर आने लगा। संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया पहला कदम था और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था की घोषणा इसी एक्ट में किया था। अब देखना क्या है? कालानुक्रम, यानी सही क्रम बनाना है। अब हमको बताइए सबसे पहले कौन है? सूरत विभाजन। तो 2 नंबर सबसे पहले होगा। 2 नंबर कहाँ है? ऑप्शन में देखिए, 2 नंबर ए और सी दोनों में है। इसके बाद क्या कह रहा है? 1909 मार्ले मिंटो सुधार। 2 के बाद 4 जो उत्तर होगा चुपचाप मार दीजिए। इसके बाद 2 के बाद 3 है, ये होगा नहीं। ये एलिमिनेशन प्रोसेस है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम निकालने में दिल का सुनिए, दिमाग का नहीं सुनिए, इस बात को ध्यान रखिए। तैयारी के दौरान दिल को ओपन रखिए, दिमाग जो पढ़ता है, जो सत्य है उसको दिल में बैठा लीजिए। एग्जाम निकालने की साइकोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद चलिए, ये उसका उत्तर क्या हो गया? सी उत्तर हो गया। क्यों? 1907 में सूरत विभाजन, इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद 1916 में होम रूल आंदोलन, उसके बाद 1918 में खेरा आंदोलन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हम 7 क्वेश्चन है और इसके बाद 8 क्वेश्चन है। एक बात बताइए, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो लॉर्ड लिटन का काल आपको मालूम होना चाहिए पहले, तब ना। लॉर्ड लिटन का काल कितना रहा है? भारत के गवर्नर जनरल की सूची मैंने पढ़ाई की अपने क्लास में। उस क्लास में जितने भी गवर्नर भारत में आए हैं
उस सबका एक लाइन था और उसमें किसके समय में क्या क्या सुधार हुए हैं या किसके समय में क्या कार्य हुए, सब हमने लिखवाया था। तब यहाँ गलती अगर हो जाए तो जुल्म वाली बात है ना। तो आपको ये जानकारी सबसे पहले होना चाहिए कि लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कितना है। तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है वो 1876 से 80 के बीच में है। क्लियर है? तो 1876 से 80 के बीच में इसमें क्या कहना है, कौन इससे संबंधित नहीं है। एल्बर्ट बिल विवाद जो है 1883 से संबंधित मुद्दा है, इसलिए बाकी सब स्ट्रेची कमीशन अकाल आयोग है। याद है हमने लिखवाया हुआ है। शस्त्र अधिनियम लिटन के समय में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय में खूंखार था, ये सबसे खराब वायसराय माना जाता है इसको भारत के, ब्रिटिश भारत के इतिहास में। क्लियर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एल्बर्ट बिल, जो लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं था। चलिए आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, कौन नहीं जानता है इसको, बक्सर की लड़ाई। और बक्सर की लड़ाई में इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। एक संधि जो मुगल बादशाह के साथ और दूसरी संधि बंगाल के नवाब के साथ। क्लियर? तो देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए, इलाहाबाद की संधि, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। बक्सर की लड़ाई 1964 में 1764 में हुई है। इसमें क्या दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, ये खामखा लोग परेशान हुए हैं इसमें। तो जो कॉन्सेप्ट पे नहीं पढ़ा है, सीधा बक्सर की लड़ाई कब हुई रट के गया होगा, उसके लिए तो महाभारत में है, मल्लयुद्ध करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। इसके बाद चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला। डच इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कारखाना खोला है, 1632 में। डच वाला जो सेगमेंट हम पढ़ाए हैं, कंपनियों का विदेशी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन में मैंने पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच सबके बारे में मैंने क्रोनोलॉजी से लिखवाया हुआ है। और वहां पे इसकी चर्चा भी मैंने की है कि पटना में उसकी पहली बस्ती कब स्थापित की गई है। इसके बाद चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है बताइए हमको। इस क्वेश्चन में कुछ रखा हुआ है, अहमदाबाद हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, मिल मजदूरों की मांग को लेकर पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल किया था। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन फॉल्स है ये पूरा, मतलब क्वेश्चन फॉल्स नहीं है, बनाने वाले जो याद किया हुआ है उसके लिए कुछ नहीं है क्वेश्चन। चलिए इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी, इसको कौन नहीं जानता है, बिहार केसरी श्री केसरी सिंह। नाम लेते ही जुबान पे उनका जो टाइटल याद आता है, अभी टाइटल दिमाग में आते ही उनका नाम आ जाता है दिमाग में, इसमें कहने की बात ही क्या है बताइए। इसके बाद क्या है, 13 में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। इसमें क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जब तक आप उसको डीपली स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक इसका उत्तर आपको मिल ही नहीं सकता है। उसका उत्तर आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है, जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़िएगा। चंपारण आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाया, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य, बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र राज्य बनाने का मतलब ही नहीं था, यहाँ चर्चा नहीं था, ये किसानों की समस्या से संबंधित मुद्दा था ना, तो राज्य बनाने का मैटर क्या है। इसके बाद महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल काहे बनाएगा, भाई गांधी जी को कोई लोभ ही नहीं था, वो तो जनता के लिए थे, राज्यपाल बनाए क्या करेगा। इसके बाद क्षेत्र में सख्त कानून लागू किया गया, मार्शल लॉ लगाया, ये बिल्कुल अनाप शनाप वाली बात है। इसके बाद चंपारण कृषि समिति, मामला चंपारण में कृषि से संबंधित था, इसलिए कृषि समिति का गठन किया गया था, इसलिए राइट आंसर इज डी। क्लियर है, चलिए तो 13 का डी आंसर होगा। आप लोग मिलाते जाइएगा, कंफ्यूजन होने की कोई सवाल नहीं पैदा होता है।
14 नंबर पे चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्या है क्वेश्चन 14 नंबर? सूची को मिलाना है। अब बताइए, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी सब लिखवाया हुआ है, तो इस समझते हैं। सबसे पहले भारत सेवा संघ संगठन है, इसके बाद तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा। अब यहाँ पर सूची 2 में 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है, ठीक है। सूची 2 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत सेवा संघ कौन स्थापित किए हैं? देखिए, भारत सेवा संघ स्थापित किए हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा कौन स्थापित किए हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद आत्मीय सभा, आत्मीय सभा केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। इसलिए इसका आंसर होगा क्या? बी। इसका आंसर बी हो गया। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम चलते हैं 15 नंबर। अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? बताइए। अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के, ये भी क्वेश्चन मैंने लिखवाया हुआ है अपने हिस्ट्री वाले क्लास में, मॉडर्न हिस्ट्री में। देखिए, ये सारी क्वेश्चन आपको एक किताब में नहीं मिलेगा, इसके लिए कई किताबों को मिलाकर एक नोट्स बनाया जाता है, जो कोचिंग का काम है। जो कोचिंग इस प्रकार से नोट्स नहीं बनाता है, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खेल करने का प्रयास करता है। मेरा जो नोट्स है वो होलिस्टिक अप्रोच में, मैंने 5 किताबों का नोट्स बनाकर एक जगह रखा हुआ है, ताकि क्वेश्चन बच्चों का छूटे नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या? 15 नंबर, अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई कर्नाटक की थी। क्लियर? इसके बाद चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए, यहाँ पे आ गया है क्या? रीजनिंग। और रीजनिंग में मैं यहाँ पे बताऊंगा तो टाइम लगेगा ज्यादा, इसका उत्तर हम डायरेक्ट देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रीजनिंग का उत्तर हम आपको दे दें। 16 का उत्तर होगा बी, मिला लीजिएगा। 17 का उत्तर क्या होगा? अब देखिए, यहाँ ये सब जो है ना वर्ड वाला रीजनिंग है, इसके बदले ये है, इसके बदले ये है, तो ये क्या होगा? इस टाइप से क्वेश्चन उसका देता है। 17 का है डी, 17 का डी बिल्कुल सही मारा हुआ है इसने। इसके बाद 18 एक कंपनी की 4 शाखाएं, ये अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसीलिए इसका उत्तर जो है आपको उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आप मिलाइएगा, कभी मौका मिलेगा तो सबको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद 19 में चलिए। 19 का भी और उत्तर डी ही होगा, 19 का भी उत्तर डी होगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन, देखिए सब लॉजिक के आधार पर मिलने वाला है। क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, ये सब क्वेश्चन का कोई आधार नहीं है ना। इसलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 20 का क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा क्या? ए। क्लियर है? 20 क्वेश्चन का उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्कीस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये युग्म है। मिलिनरी टोपी होता है, ब्रेवरी शराब है, स्टेशनरी कागज है, ठीक है, कागज से संबंधित है। ब्रेवरी शराब का है, मिलिनरी टोपी होता है एक प्रकार का। स्ट्रॉबेरी जूते से उसका कोई मेल नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। अब चलिए 22 हो गया, 23 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न
के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इसमें क्या आना चाहिए इसको बताइए, किस बिहार में इसको बनाइएगा बताइए। इसका उत्तर होगा 182। अब देखिए इस दोनों के बीच में देखिए, फिर ऐसे देखिएगा इसको बनाएगा। मैं यहाँ पे समय आपका बिल्कुल नहीं ज्यादा लूंगा, हम सिर्फ आपको तरीका बता देते हैं। इसका उत्तर होगा 23 का सी। चलिए इसके बाद 24 पे आते हैं। 24 है, इसका भी सेम वही कंडीशन में आता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। 24 का उत्तर क्या होगा, 24 का उत्तर भी होगा सी। क्लियर है। इसके बाद 25 पे चलिए। 25 पे चलिए, 25 का उत्तर क्या होगा, 25 का उत्तर ए हो, सॉरी ए नहीं होगा, ए होगा यहाँ। ठीक है। इसके बाद चलिए अब हम लोग आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। तरल, कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। बिजली का कुचालक यानी कि बिजली उससे चल नहीं सकती है ना। तो देखिए नींबू के रस से बिजली का चलेगा, नमकीन पानी चलेगा, संतरे का रस चलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऊपरी में से कोई नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद 27 नंबर देखते हैं हम लोग। 27 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 27 नंबर महान आदमी है, अजीबोगरीब क्वेश्चन है इसका। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 27 नंबर क्या कह रहा है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। क्लियर है। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, या रोजलिंड फ्रैंकलिन और मैरिस विल्किंसन या लिंसन पार्लिट या ग्रेगर मेंडल। मेंडल तो होगा नहीं, तो तय है, इसका उत्तर बी है। क्लियर है। इसके बाद 28 में चलिए, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। हम पहले ही बोले थे कि चंद्रमा से संबंधित किसी भी एंगल से वो क्वेश्चन बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, या फिर अलग अलग त्वरण होगा, या उसके जड़त्व में परिवर्तन होगा, या किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। एक ही वेग कैसे होगा भैया बता दो। दूसरी बात, जड़त्व में परिवर्तन कैसे होगा, समान परिणाम के बल का अनुभव होगा, ये भी कैसे होगा, त्वरण अलग अलग होगा। इसका उत्तर ये होगा कि त्वरण अलग अलग होगा। सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया है। ठीक है, रुकिए हम बता रहे हैं। इसका उत्तर अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। ठीक है, किसी भी क्षण एक ही होगा वेग उसका। बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर ये होगा, किसी भी क्षण उसका वेग क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, 28 हो गया। 29 में आइए, 29 में आइए, क्या कह रहा है 29 महोदय। 29 नंबर क्वेश्चन, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं, बताइए कैसे काम करता है। सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, या किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट करके। नहीं, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित, इसका आंसर बी होगा। किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तब ये टीका प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है।
क्लियर है? 29 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 30 पे। 30 क्या कह रहा है? लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है? संवहन, निम्न स्खलन यानी सबडक्शन जिसको बोलते हैं, भूकंप, या समुद्र तल का फैलाव। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, लगातार नई परत कौन जोड़ता है? समुद्र तल का फैलाव जोड़ता है। समुद्र तल आप अगर गौर कीजिएगा, समुद्र का जो पानी है जब वो आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? गाद लेके आती है ना। फिर दोबारा पानी लाएगी तो गाद लाएगी, परत दर परत बैठती चली जाती है। क्लियर है? इसको ऑब्जर्व करके आप लोग उत्तर बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद चलिए 31 नंबर देखते हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल में, जो मेंटल है उसमें गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को घुमा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को घुमा दिया। देखिए पेंजिया सिद्धांत अलग है, पेंजिया पेंथालासा का सिद्धांत अलग है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत अलग है, प्लेट सीमा का सिद्धांत अलग है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इसका उत्तर होगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। मैंने अपने क्लास में भी, मेरा क्लास जो 12 बजे से है, 8 बजे से 10 बजे है, उसमें ज्योग्राफी ही पढ़ा रहा हूँ। और अभी 4-5 दिन पहले मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही पढ़ाया है। तो जो भी बच्चा अगर गौर किया होगा उसका उत्तर आई थिंक सही होगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन और 33 नंबर क्वेश्चन को भी ले लेते हैं, ठीक है? 33 नंबर क्वेश्चन को भी ले लेंगे साथ में। तो देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन का क्या है? mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? mRNA का विस्तारित रूप क्या है? mRNA का विस्तारित रूप निमोनिया राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड और मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए एम से संबंधित यहाँ एम का मतलब है यहाँ पर मैसेंजर, एम का मतलब है मैसेंजर। क्लियर है? इसलिए उसका उत्तर बी हो जाएगा। mRNA का मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। एसी करंट को कैसे उत्पादन करते हैं बताइए? एसी करंट को कैसे उत्पादित करते हैं? एसी करंट को कैसे उत्पादित करेंगे? ट्रांसफार्मर द्वारा करेंगे, चोक कुंडली द्वारा करेंगे, डायोड। ठीक है, चारों आंसर सही है, डी इसका उत्तर होगा। क्लियर है? इसका उत्तर डी होगा। 33 हो गया। अब 34 पे चलिए। 34 धारा घनत्व होता है किसका? विमा विहीन का। एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। धारा घनत्व क्या है? मैंने फिजिक्स वाला क्लास में 4 बजे वाले बैच में मैंने बताया है इस सब के बारे में कि धारा क्या है। धारा क्या है? एक अदिश राशि है भैया, अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। धारा अदिश राशि है। क्लियर है? इसके बाद चलिए 34 हो गया। अब 35 में चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है? मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है? रासायनिक संरचना, औषधीय प्रभाव, आणविक लक्ष्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल सी बात है कि मेडिकल साइंस जो वर्तमान का है वो टोटली रासायनिक संरचना पर आधारित है, इसमें कहने की बात ही नहीं है। क्लियर है? इसके बाद 36 नंबर, कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? बताइए कौन सा है?
विषमांगी उत्प्रेषण, उत्प्रेरक वर्धक, सामग्री प्रेरक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। 36 हो गया। 37 में क्या कर रहा है? 37 क्या कर रहा है? आघात तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है कहाँ? हृदय में, यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं। आघात कहाँ मिलती है? आघात तथा निर्गत तंत्रिकाएं, आघात और निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलेगा ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिले तब ना सूचना का आदान प्रदान करेगा। कोई मार रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन होगा? ऐसी थोड़ी होगा। इसलिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग 38 पे चलते हैं। देखो टाइम लगेगा भैया, 150 क्वेश्चन है, समय लगता है, हर बार से काम नहीं होगा। इसके बाद क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? 5G मोबाइल आपको मालूम है कि 5G लॉन्च हो चुका है भारत में, और यूं कहे कि 2-3 साल बाद 6G का पर काम चल रहा है, तो 5G क्यों न पूछे? मोदी जी 5G को लॉन्च किए हैं, न पूछने का सवाल ही नहीं है ना। तो इसलिए 5G मोबाइल नेटवर्क किस पर आधारित है? देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा। एज कंप्यूटिंग नहीं होगा, नेटवर्क स्लाइसिंग नहीं होगा, सॉरी ये इसमें कूट है, कूट को ध्यान रखना है। अब देखिए कूट को ध्यान रखना है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग बिल्कुल है, एज कंप्यूटिंग बिल्कुल है, नेटवर्क स्लाइसिंग बिल्कुल है। इसका मतलब इसका उत्तर सभी है, 1 2 3 ये आंसर होगा इसका। इसके बाद चलते हैं हम लोग 38 के बाद 39 पे। 39 क्या है? 39 क्या कर रहा है उसको देखिए। सूची को मिलाना है। कैसनी, यूजेन, जूनो, आर्टेमिस और वेरिटास, ये अंतरिक्ष मिशन है, इसका मिलान करना है आपको। देखिए कैसनी ह्यूजेंस जो है वो शनि और उसके वलय के लिए है, ये मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है अपने बच्चों को। इसके बाद जूनो जो है, जूनो किसके लिए है? बृहस्पति के लिए है जूनो, बृहस्पति के लिए है जूनो मिशन। इसके बाद आर्टेमिस किसके लिए है? आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष चंद्रमा से मंगल ग्रह तक के लिए है। इसके बाद वेरिटास किसके लिए है? बाकी जो बचेगा वेरिटास है, डी। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गौर कीजिएगा 39 का उत्तर बी होगा। इसके बाद सूची को मिलाना है। एक कपड़ा है, उसकी उत्पत्ति से संबंधित है, तो कपड़ा उत्पत्ति में क्या लिखो? लिनेन का उत्पत्ति, लिनेन का जो उत्पत्ति है वो किससे है? सन के पौधे से है। लिनेन का उत्पत्ति सन के पौधे से होता है। ठीक है। जटा, जटा मतलब कायर, कायर का उत्पत्ति किससे होता है? नारियल से होता है। नारियल का जो छीलते हैं ना आप लोग, देखते हैं जटा की तरह रहता है, वही जटा नारियल का है। कायर जो है वो नारियल से है। इसके बाद क्या कह रहा है? मुहायर, मुहायर का उपयोग कहां से है? अंगोरा बकरी से, अंगोरा बकरी से। कपड़ा का क्वालिटी है मुहायर, वो अंगोरा नामक बकरी के क्या बोलते हैं उसके ऊपर का जो होता है बाल, उससे होता है। क्लियर। और डाउन तो बाकी तो बच गए बतख और कीच के पंख। क्लियर है, इसलिए उसका उत्तर डी हो जाएगा। 40 का उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 40 के बाद 41 पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसमें कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन को, कौन नहीं जानता है? ये बायोलॉजी का जो छात्र होगा उससे गलती नहीं होना चाहिए। आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है कि बायोलॉजी के छात्र से ये प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां, टेनिया,
सोलियम और टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। दूसरा, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस यानी एनसीसी कहा जाता है। तो देखिए ये उत्तर सही है इसका, क्लियर है, ये दोनों उत्तर इसका सही है। 41 का एक और एक आंसर सही होगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 42 पर। 42 लिखा है जी, 42 लिखा। 42 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा है? 42 का आप लोग को गौर होगा, कंप्यूटर की जानकारी जिसे भी होगी वो बिल्कुल उत्तर उसका सही दे सकता है। 42 का उत्तर क्या होगा? कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्किरल और जावा सब है, सब जो है कंप्यूटर की भाषा है। क्लियर? इसके बाद चलिए 43 में चलते हैं हम लोग। 43 क्या कह रहा है? हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, पेपर पढ़ते हैं, ये सब चीज तो पूरी तरह से करंट इश्यूज है। पेपर में आप लोगों को सब कुछ मालूम हो जाना चाहिए। ये सब चीजें जब भी आता है उसको नोट बनाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। जीपीटी का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर, ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेट और जीयूआईडी पार्टीशन टेबल या ग्रुप्ड पैगबोर्ड टेस्ट। इसका उत्तर सही है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। 43 हो गया, अब 44 पे चलिए। 44 देखिए, जीव का मामला है, छूटेगा कैसे, है ना? बीपीएससी भी तो समझती है कि किसका जीव कैसा टेस्टी है, समझ तो जाए कि हाँ कौन कैसा टेस्ट लगता है। कह रहा है कि जीव के स्वाद में नहीं है कौन सा चीज, तो जीव के स्वाद में क्या नहीं रहेगा? देखिए मीठा, आप जानते हैं मीठापन तो पता चलता है, कड़वा भी पता चलता है, नमकीन भी पता चलता है। मसालेदार क्या टेस्ट होता है जी? मसाले का टेस्ट होता है ना? मसाला एक कंपोनेंट है जो टेस्ट को तैयार करता है, इसलिए मसाला इसका उत्तर ये एक नहीं है ये। इसके बाद उमामी भी आता है टेस्ट में, खट्टा भी आपको टेस्ट पता चलेगा, तीखा कहीं होता है, कड़वा होता है, इसलिए उत्तर 4 और 7 होगा, अर्थात उत्तर डी होगा इसका उत्तर। क्लियर? इसका उत्तर डी होगा। इसके बाद चलिए आगे 45 नंबर क्या कह रहा है? 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही है? अब जोड़ा देखिए सही क्या है, इसको गौर करना पड़ेगा पहले। एनोरेक्सिया नींद संबंधी बीमार है क्या? ये सब चीज आपको किसी किताब में हाल-हाल नहीं मिलता है, और एक किताब में सारी चीजें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सब काम हम लोग जैसे आदमी का है जो एक जगह आपको सब बना के दे दे। ठीक है? आजकल ये समस्या क्यों बना है पता है? कोरोना के बाद नींद की बीमारी, खाने की बीमारी, सूंघने की बीमारी, कोई सुगंधे नहीं आ रहा है ना? ये सब बीमारी देखने को मिला है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे थोड़ी बनाता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है, अप्रोच होता है, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं बनाता है। क्लियर है? तो आप देखिए इसका एनोरेक्सिया नींद संबंधी बीमारी बिल्कुल नहीं है। ठीक है? एंसोमनिया खाने का विकार, इसका भी सही जोड़ा ये नहीं है। इसके बाद क्या है? डिस्पनिया सांस की तकलीफ होता है, डिस्पनिया बोलते हैं उसको, सांस की तकलीफ को। और एनोस्मिया गंध, ऐसे लोगों को गंध का पता ही नहीं चलता है क्या महक रहा है। उसको कभी कभी देखोगे गाँव वाले कहेगा क्या महक रहा है, मालूम ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे लोगों को एनोस्मिया नामक बीमारी का लक्षण होता है। क्लियर है? इसका उत्तर ए होगा। क्लियर? इसका उत्तर ए होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब
क्वेश्चन नंबर 46 पे। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर मोटरसाइकिल वाला नहीं जो बजाज बनाती है, ठीक है, ये ब्रह्मांड के पल्सर की बात कर रहा है। तो ब्रह्मांड के पल्सर में क्या है? किसी तारे का विस्फोट है। सॉरी, ब्रह्मांड में पल्सर है, किसी तारे का विस्फोट पल्सर कहलाता है। क्लियर है? 47वां देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे, जो हीरा प्रयोगशाला में विकसित होते हैं तो एलजीडी बोलते हैं, के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या कहने की बात है कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। नीलम तिलम अलग पत्थर के क्वालिटी है ना, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। जर्कोनियम भी अलग तत्व है, मोइसानाइट भी अलग है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो हीरे के प्रयोगशाला में बीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं हम लोग, 47 हो गया, 48 पे चलते हैं। सॉरी, 48 पे चलते हैं। 48 यहाँ है, चलिए 48 चलते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या होता है? बताइए। बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाते हैं, जो हमारे सोल्जर को दिया जाता है, उसका केवलर होता है, फाइबर है ना, केवलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 48 हो गया, 49 पे चलिए। 49 क्या कह रहा है? HMX का पूर्ण रूप क्या है? HMX का पूर्ण रूप क्या है? HMX का पूर्ण रूप क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, या फिर हर मैजेस्टीज एक्सप्लोसिव। अब इसका उत्तर देख लीजिए आप, इसका उत्तर 1 होगा और 4 होगा, यानी कि ए होगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बताते हैं। इसके बाद चलिए 50 नंबर में आते हैं हम। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड का नाम, ये क्वेश्चन है, ये रटा हुआ क्वेश्चन फ्रंटेड पेज पे आया था, ठीक है। टेस्ला का जो ह्यूमनॉइड है, ह्यूमनॉइड रोबोट जो है, उसका नाम ऑप्टिमस रखा गया था। बड़ा हिटलेट। आप लोग अगर वर्ल्ड का जो साइंस टेक वाला जो पेज आता है पेपर का, उसको पढ़िए, उसके क्वेश्चन आता है बराबर, उसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं, हमेशा इग्नोर करते हैं।